Hello everyone. I welcome you all to the first lecture of पदार्थ विज्ञान lecture series. What is पदार्थ विज्ञान? Obviously जब हम फर्स्ट प्रॉफ में आ गए हैं, हमारा टर्म 1 आ जाता है, 6 महीने निकल जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता है पदार्थ विज्ञान है क्या, इसको पढ़ना क्यों है, क्या करेंगे इसको पढ़ के, तो हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं. सो दिस इज़ द आंसर. पदार्थ विज्ञान आपका आयुर्वेद का वो फंडामेंटल साइंस है जो मैटर और उसके एग्जिस्टेंस को समझाता है. दैट हाउ द मैटर इज एग्जिस्टिंग, व्हाट इज द रिलेशन. अब आप खुद सोचो कि जितना भी हमारे आसपास मैटर है, एलिमेंट है, हमारी वेल बीइंग, इसमें क्या राज छुपा है. कुछ ना कुछ तो है ना. और वो क्या है? वो है आयुर्वेद का टाइमलेस विजडम. ओके, जो कि पदार्थ विज्ञान से हमारा शुरू होता है. तो पदार्थ विज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे? द मेन एंड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद. अब मीनिंग क्या होता है पदार्थ विज्ञान का? संस्कृत में पदार्थ का मतलब होता है जिसे जाना जा सके, जो जाना जा सके, और विज्ञान का मतलब होता है स्पेशल नॉलेज, जैसे कि हमारे आचार्य चरक ने भी बताया है. अब जब आयुर्वेद के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं तो आयुर्वेद के बारे में पता होना चाहिए ना कि इसका अवतरण कैसे हुआ, इसके अंदर इसके लक्षण क्या हैं, एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स. सो स्टार्ट करते हैं. जैसा कि आपके सिलेबस में भी फर्स्ट पॉइंट गिवन है, लक्षण ऑफ आयु. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू क्लियर दिस थिंग कि हम अपनी सीरीज़ में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, अकॉर्डिंग टू योर NCISM सिलेबस. ओके, सो this is your first point and in that the very first point is आयु के लक्षण. So let's start the lecture and begin our first topic. So आयु के लक्षण. आयु is the age. उसके क्या लक्षण होते हैं? Okay, that is. अब हमें श्लोक सबसे इम्पॉर्टेंट ना, आपको इस चीज़ में लगेगा कि हमें श्लोक कैसे लर्न होंगे, हम क्यों करें यार श्लोक, लर्न ही क्यों करने हैं हम लोगों को. बट येस, श्लोक से आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप जो भी पढ़ोगे ना, आपको बहुत ईजी हो जाएगा उसको याद रखना. अब देर आर मैनी थिंग्स जिनका हम लोगों को नहीं याद आता, बट अगर आप श्लोक लर्न करते हो ना, एक तो उसके कंसाइज फॉर्म में आपको उसके प्रॉपर पॉइंट्स याद आ जाते हैं, एंड ऑल्सो कि आपको बहुत ज़्यादा हिंदी रट्टाफाई नहीं करनी पड़ती है. श्लोक से आप जस्ट एक श्लोक पढ़ते हो, आप उसको मेमोराइज़ करते हो, उसको बार बार पढ़ के उसको याद करने की कोशिश करते हो, तो उसके बाद आपको नहीं लगता कि ये चीज़ मुश्किल है. आप इसको रीड करोगे देन यू विल गेट टू नो कि हमें ये ईजीली हो जाएगा. एंड अब आप इस लेक्चर सीरीज़ में आ गए हो तो श्लोक से भी क्यों डरना. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट. आयु के लक्षण. दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आयु. दिस इज ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ आयु. ओके, डेफिनेशन ऑफ आयु. शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा. शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगो. मतलब शरीर इंद्रिय सत्व इज मन एंड आत्मा, इनका जो संयोग होता है उसे आयु कहते हैं. शरीर का, इंद्रिय का, सत्व का और आत्मा का जो संयोग होता है उसे आयु कहते हैं. ठीक है. एंड धारी, जीवित, नित्यग एंड अनुबंध. धारी, जीवित, नित्यग एंड अनुबंध इसके पर्याय हैं. आयु के पर्याय हैं 4: धारी, जीवित, नित्यग एंड अनुबंध. सो अब इसे हम धारी क्यों कहते हैं? धार्यति शरीरम पूतिताम गंतुम न ददाती इति धारी. ओके, धारी का मतलब है कि जो शरीर को धारण करता है और इसे सड़ने नहीं देता. जो शरीर को धारण करता है और इसे सड़ने नहीं देता, इसीलिए इसको धारी कहा जाता है. जीवित क्यों कहा जाता है? जो प्राणों को धारण करता है. ओके, जो प्राणों को धारण करता है, प्राणों को धारण करने के कारण इसे जीवित कहा गया है. नित्य क्यों कहा गया है? क्योंकि ये प्रत्येक क्षण नष्ट होती रहती है. ऑब्वियसली टाइम के साथ हर चीज़ नष्ट होती रहती है ना, तो इसीलिए इसको नित्य कहा गया है. अनुबंध इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि जो पूर्व काल का जीवन है और उसके जो उत्तर काल का जीवन है, उन दोनों, मतलब पहले वाला और जो आने वाला जो काल का जीवन है, उन दोनों को शरीर से बांध कर रखता है, संबंध रखता है उन दोनों में. इसीलिए हम आयु का एक पर्याय है अनुबंध.
आई होप आपको ये चारों पर्याय क्लियर हो गए कि किसको क्यों कहा जाता है। धारी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो शरीर को धारण करता है, जीवित इसलिए कहते हैं क्योंकि वो प्राणों को धारण करता है, नित्य इसलिए कहते हैं प्रत्येक क्षण नष्ट होता रहता है, एंड अनुबंध इसलिए कहते हैं क्योंकि पूर्व काल के जीवन को उत्तर काल के जीवन से संबंध रखता है शरीर आदि रूप में। ओके, अब हम पढ़ते हैं आयुर्वेद के लक्षण। द सेकेंड पॉइंट इज आयुर्वेद के लक्षण, दैट इज आयुर्वेद की क्या परिभाषा है। दिस इज द परिभाषा ऑफ आयुर्वेद, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आयुर्वेद। ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन। अब ये वाली डेफिनेशन आई वुड से कि आप ये वाला श्लोक शरीरेन्द्र सत्वात्मा संयोगोधारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्यायरायुरुच्यते, इसको आपको लर्न करना है, बिकॉज अगर आपका आयु के लक्षण आते हैं तो आपको ये लिखना है। इवन इफ अगर आप ये वाले ना भी करो ना, देन इट विल बी ओके, बहुत ज़्यादा इशू नहीं होगा, बट येस ये वाला आपको प्रॉपरली लर्न करना ही करना है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू आयुर्वेद के लक्षण। हिताहितं सुखम दुखम आयुः तस्य हिताहितं मानं च तच् यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। इसका क्या मतलब है, जिसमें हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु, और इनके हित और अहित का ज्ञान, इनके लिए क्या पथ्य है और क्या अपथ्य है। पथ्य मतलब क्या इनके लिए यूज़फुल है, जो कि इनको बेनिफिशियल रहेगा, एंड अपथ्य मतलब कि व्हाट आर द थिंग्स जो इनके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेंगी, जो इन्हें नहीं करना चाहिए, उसका जिसमें ज्ञान हो और जिसमें आयु के मान का विवरण हो, उसको हम आयुर्वेद कहते हैं। आयु मानम च तच् यत्रोक्तम, मतलब जिसमें आयु के मान का विवरण किया गया हो, जिसमें आयु का मान करा गया हो, उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। ओके, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ आयुर्वेद। अब आपको पता ही नहीं होगा कि हित आयु क्या होती है, अहित आयु क्या होती है। सो लेट्स सी, हित आयु क्या होती है। उन मनुष्यों की हित आयु होती है जो प्राणी मात्र का हित करता हो, दूसरे की धन की इच्छा ना रखता हो, सत्यवादी हो, शांति प्रधान हो, विचार पूर्वक कार्य करे, सावधानी पूर्वक धर्म अर्थ काम का पालन करे, दान करे, और जो भी कार्य करता है ना उसके उन सभी को स्मरण करके इस मर्त्य लोक और परलोक को ध्यान में रखा करे, ऐसे मनुष्य की हितायु होती है। सारे कार्य अपने विचार पूर्वक करता है, मतलब दीज आर द क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन दैट पोजेसेस हित आयु। हित आयु उसी पर्सन की होती है जो ये सब काम करता है। मतलब ही इज़ अ वेरी, आप कहते हैं ना, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में लेमन में हम कहते हैं सज्जन है, सज्जन व्यक्ति, दैट इज ऑल्सो नोन एज हितायु। ओके, बट उससे भी थोड़ा सा और ज़्यादा जो शास्त्रों में लिखा है, हम उसको हितायु कहते हैं। अब इसकी जो विपरीत है, जो ऐसे कार्य नहीं करता, जो हित करता नहीं है, प्राणी मात्र का इच्छा नहीं रखता है, जो दान करने की, किसी की हेल्प करने की, उसकी उस मनुष्य की आयु को अहित आयु कहते हैं। तो उस मनुष्य की आयु को अहित आयु कहते हैं। ठीक है, अब सुख आयु और दुख आयु क्या होती है। शारीरिक और मानसिक रोगों से रहित, मतलब सुख आयु किसकी होगी, मतलब सुख में कौन रहेगा, जो शारीरिक और मानसिक रोगों से रहित होगा। युवा मतलब यंग एज में, बल वीर्य यश पौरुष पराक्रम संपन्न, इन सब से संपन्न रहेगा। इंद्रिय और अर्थ संपन्न, मतलब जो इंद्रिय और अर्थ से संपन्न रहेगा। यथेष्ट विचरण करने वाला व्यक्ति, मतलब जो हर चीज़ के बारे में सोच समझ के काम करे, अच्छे से सोच के काम करे, उसकी आयु सुख आयु होती है। और इसका जो विपरीत है, उसकी आयु दुख आयु होती है। ओके, आई होप आपको ये हितायु अहित आयु सुख आयु एंड दुख आयु भी कम्प्लीटली क्लियर हो गया, क्योंकि आपके एग्जाम में देयर इज़ दिस क्वेश्चन जिसमें आपको इनका डिफरेंस लिखने को ले आता है कभी कभी, मतलब समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो इन सब में आपको डिफरेंस आपको आना चाहिए। एटलीस्ट यू शुड नो द पॉइंट्स के कौन कौन से पॉइंट्स हैं। ओके, क्योंकि ना सब लोग ऑलमोस्ट सेम समझते हैं दोनों आयुस को, कि अरे इसमें भी हम यही पॉइंट्स लिख देते हैं, बस देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। ओके ना,
Now coming on to there is one more definition. आयुः कामयमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादरा. ये आपकी डेफिनेशन फ्रॉम योर अष्टांग हृदय है दैट यू विल बी स्टडिंग इन समिता अध्ययन. मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया है सो दैट आपको पता हो कि आयु की एक और परिभाषा है आयुर्वेद की. नाउ देयर इज वन मोर टॉपिक जो कि आपके सिलेबस के फर्स्ट पॉइंट में लिखा है दैट इज सिद्धांत. कि सिद्धांत क्या होते हैं, लाइक व्हाट इज अ सिद्धांत. हम कहते हैं थ्योरी, दिस इज अ सिद्धांत. सिद्धांत इज बेसिकली थ्योरी. ओके कि थ्योरी हम कब कहते हैं किसी चीज़ को. अब सिद्धांत की हम डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले. हर चीज़ की हम सबसे पहले डेफिनेशन ही देखते हैं. देयर इज वन मोर थिंग दैट इज निरुक्ति, बट यहाँ पर हमारी डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो पहले हम डेफिनेशन पर ही ध्यान देंगे. दैट इज सिद्धांतो नाम यह परीक्षकैः बहुविधम परीक्ष हेतुभिश्च साधयित्वा स्थाप्यते निर्णय. सो इसका क्या मीनिंग हुआ, मतलब कि जिसमें अनेक प्रकार की परीक्षा करके, मतलब बहुत सारे टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स करके हेतु या फिर तर्क, मतलब जो तर्क हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उनके द्वारा सिद्ध किया, स्थापित किया, उसे सिद्धांत कहते हैं. ओके मतलब the decision given by examiners after examining the subject multiple times and proving those subjects by hetus like pramans etc. is called सिद्धांत. मतलब दिस इज़ अ डिसीजन जो कि एग्जामिनर्स, बहुत सारे परीक्षकों द्वारा इसको एग्जामिन किया गया है, परीक्षा करी गई है और उसको प्रूव किया गया है बाय डिफरेंट हेतुस. दैट में बी प्रत्यक्ष और अनुमान, ये सब आप आगे पढ़ोगे, बट यू शुड नो व्हाट इज अ सिद्धांत. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिद्धांत. नाउ कमिंग ऑन टू टाइप्स ऑफ सिद्धांत. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिद्धांत एंड दैट आर सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत एंड अभ्युपगम सिद्धांत. अब मैं आपको बता रही हूँ ये सारी चीज़ें ना, आप देखो दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट. आपको 4 नेम लर्न करने एंड इसमें इट्स जस्ट कि आपने सर्वतंत्र सिद्धांत, मतलब अगर आप संस्कृत में लिखोगे श्लोक तो आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, आपको बस नेम्स लर्न करने हैं. ऑल्सो अगर आप ये नहीं लर्न करते हो तो आप नेम तो लर्न करोगे ना. यू कैन ऑल्सो राइट इट इन नंबर 1 इज़ दिस, नंबर 2 इज़ दिस, दैट विल बी फाइन. ओके बट येस, सिद्धांत की डेफिनेशन भी आपको लर्न करनी है. दिस इज़ like many times asked. Okay, learn it. So the first one is Sarvatantra Siddhant. That is universal theory that is accepted by everyone. Okay, वह सिद्धांत जो सभी शास्त्रों में सिद्धांत के रूप में प्रसिद्ध है, मतलब जिसे सभी विद्वान मानते हैं, वो सर्वतंत्र सिद्धांत होता है. ओके सर्वसम्मत मतलब हर जगह वो माना जाता है. जैसे कि रोगों के कारण होते हैं और साधे रोगों की चिकित्सा के उपाय, मतलब रोगों के जो कारण हैं वो तो सभी मानेंगे. ओके एंड साध्य रोग मतलब जिन रोगों की चिकित्सा की जा सकती है उनके उपाय. साध्य मतलब ट्रीटेबल. Coming on to the second one, that is प्रतितंत्र सिद्धांत. that is नॉन यूनिवर्सल थ्योरी. मतलब ये वो वाले सिद्धांत होते हैं जो कि भिन्न भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप में पाया जाता है. मतलब यहाँ पर किसी ने बोल दिया कि दिस इज़ द थिंग, कि ऐसे इसकी संख्या इतनी है, एंड दूसरे आप दूसरी बुक में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उस मतलब उन्होंने कहा है कि इसकी संख्या इतनी है. फॉर एग्जाम्पल रसों की संख्या एंड धारणीय वेगों की भी संख्या, मतलब जो आप आगे जाके भी पढ़ोगे, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल हियर, कि जो धारणीय वेग होते हैं, द अर्जेस दैट शुड बी कंट्रोल्ड, कि वो कितनी उनकी संख्या है. किसी ने उनकी संख्या इतनी बताई है, किसी ने उतनी अधारणीय वेगों की संख्या भी है, किसी ने 12 बताई है, किसी ने 13 बताई है. तो दैट इज़ प्रतितंत्र सिद्धांत. हमें सिर्फ यही समझना है कि प्रतितंत्र सिद्धांत वो होता है जो भिन्न भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप में पाया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट वेज में. ओके नाउ अधिकरण सिद्धांत, दैट इज इम्प्लाइड थ्योरी. ये कौन सा सिद्धांत होता है जिसको, जैसे हमने कोई एक सिद्धांत मान लिया तो उसी के साथ और जो उसके साथ एसोसिएटेड सिद्धांत हैं वो भी मानने पड़ते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल जिस विशेष विषय का विवरण प्रस्तुत किया जाए तो उसमें उसी विषय से संबंधित दूसरे सिद्ध अधिकरण का प्रस्तुत करना अधिकरण सिद्धांत कहा जाता है. इसका क्या एग्जाम्पल है, कहा जाता है कर्मों का फल होता है, मतलब अब कर्मों का फल होता है और मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसके शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है. अब हमने ये माना कि हाँ ठीक है कर्मों का फल होता है, ठीक है. अब इसके साथ हमने एक और सिद्धांत मान लिया कि मनुष्य जो कार्य करता है उसकी मृत्यु के पश्चात उसके शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ही उसको फल प्राप्त होता है. कर्मों का फल होगा
और मृत्यु के पश्चात उसके शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ही उसको फल प्राप्त होता है। तो एक सिद्धांत के साथ हमने दूसरा सिद्धांत भी माना। ओके, एंड नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट वन, दैट इज अभ्युपगम सिद्धांत, दैट इज हाइपोथेटिकल थ्योरी। ये क्या होता है, लाइक जैसे अब आचार्य लोग जैसे साथ में बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ का, तो जो उनके डिस्कशन के टाइम पे जो कि कोई बात हुई है, कोई टॉपिक डिस्कशन हुआ है, तो उसको हम अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। लाइक यदि किसी अप्रमाणित, दैट इज नॉट प्रॉपरली एक्सपेरिमेंटेड, अपरीक्षित, अनुपदिष्ट एवं अहेतुक बात को वैद्यगण वाद विवाद के समय मान लेते हैं, लाइक उस टाइम पे डिस्कशन करते टाइम दे अग्रीड विद दैट थिंग कि येस दिस इज द थिंग, दिस माइट बी द थिंग, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, तो उसको हम अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। लाइक जस्ट उनके डिस्कशन के टाइम पे उन्होंने मान लिया, तो दैट इज कंसिडर्ड अभ्युपगम सिद्धांत। ऑब्वियसली इसका नेम भी है ना हाइपोथेटिकल थ्योरी, उन्होंने मान लिया। अब फॉर एग्जाम्पल किसी कभी द्रव्य को प्रधान, मतलब हम लोग ऐसे ही चिकित्सा करते हैं, कभी द्रव्य को प्रधान मान के कर लेते हैं, कभी गुण को प्रधान मान के कोई चीज़ बात बोल देते हैं कि येस हमने ये वाली बात, इसका प्रभाव हमने बताया है, गुण के अकॉर्डिंग बताया। सो दिस इज अभ्युपगम सिद्धांत। ओके, दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ सिद्धांत, दैट आर सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत एंड अभ्युपगम सिद्धांत। ओके, आई होप आपको ये सिद्धांत एंड उससे पहले जो हमने आयु के लक्षण, आयुर्वेद के लक्षण करे हैं, वो अच्छे से क्लियर हो गया है। आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। आप feel free to ask anything, and in the lecture 2 we will cover the last point of our the very first topic, okay, ayurved nirupan mein some basic principles, that is therapeutic bhi hai wo, okay, and that will be covered in the lecture 2. I hope this one was helpful to you, and आपको कोई भी डाउट आता है, मैं फिर से बोल रही हूँ, आप कमेंट्स में पूछो, I will try to resolve it. ऑल्सो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ये, सो दैट उनको भी पदार्थ विज्ञान में हेल्प मिले। सो आई एम होपिंग यू आर थ्रू विद दिस, एंड आप प्लीज़ ये सारे श्लोक लर्न करना, जो जो मैंने आपको बताए एटलीस्ट वो तो ज़रूर करना, दैट विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ़ यू। एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग। Stay tuned for the next lecture and don't forget to like and share the video. Bye bye guys. If you want these handwritten notes, then you can join my Telegram channel, and the link for the channel is given in the description box.